हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी अड्डा में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो आने वाले एनटीपीसी के एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। क्योंकि ये क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट ये है हमें हमारे लिए जान लेना कि क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे जाते हैं। तो आज हम स्पेशली इस वीडियो में ज्योग्राफी से आए हुए क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, इससे पहले वाली वीडियो में हमने ज्योग्राफी से आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पार्ट 1 को डिस्कस किया था। तो अगर आपने ज्योग्राफी पार्ट 1 का वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो जाके एक बार अवश्य देख लें। उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो चलिए आज हम ज्योग्राफी पार्ट 2 को डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले कल वाले क्वेश्चन को एक बार कर लिया जाए। तो कल वाला क्वेश्चन जो मैंने दिया था वो क्वेश्चन है कि काली मिट्टी के लिए सर्वाधिक उपयुक्त नकदी फसल कौन सी है। तो पूछा जा रहा है कि काली मिट्टी के लिए सर्वाधिक उपयुक्त नकदी फसल यानी कि कौन सी फसल है जो काली मिट्टी के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कपास। तो इसकी व्याख्या बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसकी व्याख्या मैंने वीडियो में किया है 5वें क्वेश्चन नंबर 5वें पे। तो आप जाके इसकी व्याख्या वीडियो में देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं। तो आज का क्वेश्चन है, भारत सरकार ने भारत में डैश नदियों को प्रमुख नदियों के रूप में वर्गीकृत किया है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, 12 नदियों को। तो भारत सरकार ने भारत में 12 नदियों को प्रमुख नदियों के रूप में वर्गीकृत किया है। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो भारत सरकार द्वारा भारत की 12 नदियों को प्रमुख नदियों के रूप में वर्गीकृत किया है। इसमें गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, चंबल, कावेरी, व्यास, ताप्ती, गोदावरी, चिन्नाब, कृष्ण तथा सरस्वती नदी शामिल है। 12 मुख्य नदियों का कुल बेसिन क्षेत्र 252.8 मिनी हेक्टेयर है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी कर्नाटक और तमिलनाडु में बहती है। तो मतलब क्वेश्चन में पूछा गया कि कर्नाटक और तमिलनाडु में कौन सी नदी बहती है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, कावेरी। तो इसकी व्याख्या है, कावेरी नदी कर्नाटक के कुर्ग जिले में ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलकर 805 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए तिरुचिरापल्ली के निकट बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इसका अपवाह क्षेत्र कर्नाटक में 41%, तमिलनाडु में 56.1% तथा केरल में 3% क्षेत्र में विस्तृत है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी पश्चिमी घाट में से निकलती है। तो मतलब कि कौन सी ऐसी नदी है जो पश्चिमी घाट से निकलती है। तो वो नदी है कृष्ण नदी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, कृष्ण नदी। तो इसकी व्याख्या है, कृष्ण नदी पश्चिमी घाट स्थित महाबलेश्वर के पास एक झरने से निकलती है। यह महाराष्ट्र व कर्नाटक से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले 1400 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो कहने का मतलब है कि यह महाराष्ट्र और कर्नाटक से होते हुए जब बंगाल की खाड़ी के पास पहुंचती है उससे पहले वो 1400 किलोमीटर की दूरी तय करती है। जबकि दामोदर नदी छोटा नागपुर के पठार से, सोन नदी अमरकंटक से तथा गग्गर हिमालय पर्वत श्रेणी से निकलती है। अगला क्वेश्चन है, गोदावरी नदी किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तो इसमें देखिएगा ध्यान से, इसमें पूछ दिया है कि गोदावरी नदी किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। ये नहीं पूछा गया है कि गोदावरी नदी किस राज्य से होकर गुजरती है। पूछा ये गया है क्वेश्चन में कि गोदावरी नदी किस राज्य में से होकर नहीं गुजरती है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, गुजरात। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। लगभग 1465 किलोमीटर लंबी गोदावरी नदी त्र्यंबकेश्वर यानी जो महाराष्ट्र में है, त्र्यंबकेश्वर के निकट से निकलकर पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इसका अपवाह क्षेत्र मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना तथा आंध्र प्रदेश में है। यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। तो मान लीजिए क्वेश्चन आ जाएगा, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो गोदावरी नदी होगी। अगला क्वेश्चन है,
निम्न में से कौन सी एक अंतर्देशीय जल निकासी के साथ एक नदी नहीं है? तो वो कौन सी एक अंतर्देशीय जल निकासी है जो एक नदी नहीं है? तो इसका सही आंसर है पेरियर नदी। तो पेरियर नदी एक जल निकासी के साथ एक नदी नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पेरियर नदी। तो दोस्तों इसकी व्याख्या है, प्रश्नानुसार दिए गए विकल्पों में रुपेण नदी यानी जो गुजरात में है, बनास नदी जो राजस्थान में है तथा सरस्वती नदी हरियाणा और राजस्थान के बीच में है। नदी एक अंतर्देशीय जल निकासी का एक माध्यम है। ये नदियाँ समुद्र में नहीं गिरती हैं। वर्षा ऋतु में इनमें पानी भर जाता है जबकि बाकी दिनों में ये सूखी रहती हैं। जबकि पेरियर केरल की महत्वपूर्ण नदी है। यह सदानीरा है तथा लक्षद्वीप सागर में गिरती है। तो केरल की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो केरल की सबसे महत्वपूर्ण नदी पेरियर नदी है। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो इसमें पूछा गया कि नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अमरकंटक पहाड़िया से। तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक पहाड़िया है। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश में स्थित अमरकंटक पहाड़ियाँ हैं। यहाँ से निकलकर पश्चिम की ओर 1312 किलोमीटर तक प्रवाहित होते हुए नर्मदा नदी अरब सागर में मिल जाती है। यह नदी विंध्य एवं सतपुड़ा श्रेणियों के मध्य भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। अगला क्वेश्चन है, यार्ल टांग्सपू प्रचलित नाम क्या है? तो यार्ल टांग्सपू प्रचलित नाम क्या है पूछा गया क्वेश्चन में। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, ब्रह्मपुत्र नदी। तो यांग टांग्सपू प्रचलित नाम ब्रह्मपुत्र नदी है। इसकी व्याख्या है, यार्ल टांग्सपू का भारत में प्रचलित नाम ब्रह्मपुत्र है। जब पश्चिमी तिब्बत के अंगसी ग्लेशियर से निकलती है अरुणाचल प्रदेश में यह सियांग नाम से प्रवेश करती है। आगे चलकर असम में इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में सिंधु नदी प्रवाहित नहीं होती है? तो मतलब कि वो कौन सा देश है जहाँ सिंधु नदी प्रवाहित नहीं होती है। तो क्वेश्चन में यही पूछा गया कि वो कौन सा देश है कि जहाँ सिंधु नदी प्रवाहित नहीं होती है। तो वो देश जो है वो अफगानिस्तान है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो अफगानिस्तान वो देश है जो सिंधु नदी जहाँ से प्रवाहित नहीं होती है। तो इसकी व्याख्या है, सिंधु नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट चिमायुंगदुग ग्लेशियर से निकलती है। यह 2880 किलोमीटर लंबी है। यह चीन से निकलकर भारत और पाकिस्तान में प्रवाहित होते हुए अरब सागर में गिरती है। यह अफगानिस्तान में प्रवाहित नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है? तो सिंधु नदी की कौन सहायक नदी नहीं है? ये तो सबको पता ही है, चंबल है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो इसकी व्याख्या है, सिंधु नदी तिम्बल के चिमायुंगदुग ग्लेशियर से निकलती है। सिंधु नदी के बाएं ओर से मिलने वाली सहायक नदियाँ सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम प्रमुख है। इसके अतिरिक्त जास्कर, सियांग, सिगार व गिलगिट नदियाँ भी बाएं ओर से होकर मिलने वाली सहायक नदियाँ हैं। दाएं ओर से मिलने वाली नदियों में श्योक, काबुल, खुर्रम, गोमल आदि हैं, जबकि चंबल नदी यमुना की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है, झेलम, चिनाब और रावी किसकी सहायक नदियाँ हैं? तो अभी हमने पीछे ही क्वेश्चन में बात की है कि झेलम, चिनाब, रावी, सरस्वती ये सब सिंधु नदी की सहायक नदियाँ हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ऐसे भी सही हो जाएगा। सिंधु नदी की सहायक नदियाँ जो झेलम, चिनाब, रावी हैं। अगला क्वेश्चन है, धनसिरी नदी किस राज्य से आरंभ होती है? तो मतलब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि वह कौन सा राज्य है जहाँ से धनसिरी नदी की शुरुआत होती है यानी कि आरंभ होती है। तो वो राज्य जो है वो नागालैंड है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, नागालैंड। तो नागालैंड ऐसा राज्य है जहाँ से धनसिरी नदी की शुरुआत होती है। तो आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो धनसिरी नदी नागालैंड स्थित लैसांग चोटी से निकलती है। यह नागालैंड तथा असम में प्रवाहित होती हुई ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। इसकी लंबाई लगभग 352 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल तिब्बत में है? तो इसमें पूछा गया कि कौन सी वो नदी है जिसका उद्गम स्थल तिब्बत में है, तो वो ब्रह्मपुत्र नदी है। तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल जो है वो तिब्बत में है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र नदी। तो आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सेम ये क्वेश्चन जो है वो पिछले वाले एक पीछे हमने इसका क्वेश्चन किया है ब्रह्मपुत्र के ऊपर, तो सेम वैसा ही क्वेश्चन है, बस नाम चेंज कर दिया गया है। इसकी व्याख्या है, ब्रह्मपुत्र नदी पश्चिमी तिब्बत के आंशिक ग्लेशियर से निकलती है, जबकि गोदावरी नदी त्र्यंबकेश्वर के निकट से सोन नदी तथा महानदी का उद्गम अमरकंटक पहाड़ी मध्य प्रदेश से होता है। तो इसमें ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल जो है वो तिब्बत में है, ये दे दिया गया। यहीं पे सोन नदी तथा महानदी का उद्गम स्थल ये भी दे दिया गया कि सोन नदी और महानदी का उद्गम स्थल जो है अमरकंटक अमरकंटक पहाड़ी मध्य प्रदेश से होता है। तो क्वेश्चन आएगा सोन नदी तथा महानदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है, तो लिख दिया जाएगा अमरकंटक पहाड़ी मध्य प्रदेश से होता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती है? तो वो कौन सी नदी है जो अरब सागर में नहीं मिलती है? तो वो नदी जो है वो महानदी है। तो महानदी जो है वो अरब सागर में नहीं मिलती है, ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो महानदी, इसकी व्याख्या, महानदी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलकर पूर्व की ओर बहते हुए बंगाल की खाड़ी में डेल्टा का निर्माण करती है, जबकि अन्य नर्मदा, ताप्ती तथा पेरियर नदी अरब सागर में गिरती है या फिर मिलती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से गंगा नदी की सहायक नदी कौन सी है? तो इसमें गंगा नदी की सहायक नदी पूछ लिया गया है, तो वो गंडक की नदी है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो इसकी व्याख्या है, गंडकी नदी को दक्षिणी नेपाल में, यानी कि गंडकी नदी को दक्षिणी नेपाल में नारायणी, भारत में गंडक कहा जाता है। यह गंगा नदी की सहायक नदी है। गंगा की अन्य जो सहायक नदियाँ वो यमुना, गोमती, घाघरा, कोसी, सोन और भी दो चार हैं। तो उसके बाद जो है वो ब्यास की जो सहायक नदियाँ हैं वो रावी नदी है, और तुंगभद्रा कृष्ण नदी तथा मानस ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। तो यानी कि तुंगभद्रा कृष्ण नदी की तथा मानस ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो समुद्र में प्रवाहित नहीं होती है? तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत में वो कौन सी सबसे लंबी नदी है जो समुद्र में प्रवाहित नहीं होती है? तो वो जो नदी है वो यमुना नदी है। जी हाँ दोस्तों, यमुना नदी ऐसी नदी है जो भारत की सबसे लंबी नदी है और वो कभी भी समुद्र में प्रवाहित नहीं होती है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यमुना नदी। तो आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। यमुना नदी यमुनोत्री हिमनद के बंदरपुछ चोटी के पास से निकलती है तथा प्रयाग यानी इलाहाबाद, जिसका वर्तमान में नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया गया है, तो प्रयाग में गंगा नदी में आकर मिल जाती है। गंगा एवं कावेरी बंगाल की खाड़ी में, जबकि ताप्ती नदी अरब सागर में मिलती है। अगला क्वेश्चन है, जायकवाड़ी परियोजना जो कि सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है किस नदी पर स्थित है? तो इसमें पूछा गया कि जायकवाड़ी परियोजना जो है वो सबसे बड़ी परियोजना है, यह परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही आंसर है गोदावरी नदी, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। जायकवाड़ी परियोजना महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में जायकवाड़ी गांव के निकट गोदावरी नदी पर निर्मित है। इस बांध की लंबाई लगभग 10 किलोमीटर है। इसके पीछे नाथ सागर जलाशय है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र में सिंचाई क्षमता में वृद्धि करना था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन जो है वो अभिकथन और कारक पे है, तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। तो क्वेश्चन नीचे एक अभिकथन ए और एक कारण आर दिया गया है। अभिकथन ए जो है वो अधिकांश प्राचीन सभ्यताएं नदियों के पास विकसित हुई है, और कारण जो दिया गया है वो है मनुष्य का मुख्य व्यवसाय कृषि था। सही विकल्प चुने। तो एक बार ऑप्शन देख लिया जाए। तो ऑप्शन दिया हुआ है ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन नंबर बी है
ए गलत है लेकिन आर सही है। ऑप्शन नंबर सी है, ए और आर दोनों सही है और आर ए की उचित व्याख्या नहीं है। ऑप्शन नंबर डी दिया है, ए और आर दोनों सही है, आर ए की उचित व्याख्या नहीं है। तो ये ऑप्शन सी मैंने थोड़ा गलत पढ़ दिया है, तो ऑप्शन सी एक बार और पढ़ लिया जाए। ए और आर दोनों सही है और आर ए की उचित व्याख्या है। वही डी जो है वो इसमें उचित व्याख्या नहीं पूछ दिया गया। तो आइए एक बार अभिकथन पढ़ लिया जाए। तो अभिकथन ए दिया हुआ है, अधिकांश प्राचीन सभ्यताएं नदियों के पास विकसित हुई हैं। तो जी ये सही बात है कि जितने भी प्राचीन सभ्यताएं थी वो नदियों के पास विकसित हुई है। जैसे आप देख लीजिए हड़प्पा सभ्यता जो थी वो रावी नदी के पास विकसित हुई है, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के पास। वैसे ही लोथल, धौलावीरा, कालीबंगा, चनहुदड़ो, ये सब जो सभ्यताएं वो किसी न किसी नदियों के पास विकसित हुई हैं, नदियों के किनारे ही विकसित हुई हैं। तो ये बात सही हो गई, अभिकथन हमारा ये सही हो गया। अब कारण देख लिया जाए। तो कारण जो दिया है वो मनुष्य का मुख्य व्यवसाय कृषि था। तो मुझे नहीं लगता कि उस समय प्राचीन में मनुष्य का व्यवसाय जो था वो मुख्य था। मनुष्य का व्यवसाय जो मुख्य व्यवसाय था वो कृषि था। तो मुझे नहीं लगता ये सही होगा, क्योंकि उस समय जो मनुष्य का मुख्य व्यवसाय था वो व्यापार और पशुपालन था। तो ये मेरे हिसाब से ये गलत है। तो ऑप्शन कारण ये गलत हो जाएगा आर वाला। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की उचित व्याख्या नहीं है। तो आइए एक बार व्याख्या भी देख लेते हैं, तो व्याख्या में कहीं पता चल जाए हमें। तो व्याख्या दिया हुआ है कि विश्व की अधिकांश प्राचीन सभ्यताओं का विकास नदियों के किनारे ही हुआ है। इसका प्रमुख कारण पेयजल की सुविधा, परिवहन की सुविधा, व्यापारिक गतिविधियों को जारी रखने के लिए जलमार्गों का प्रयोग, कृषि आदि तथा। प्राचीन काल में कृषि मुख्य व्यवसाय नहीं था, बल्कि व्यापार एवं पशुपालन मुख्य व्यवसाय था। देखा दोस्तों, मैंने बताया था कि ना कि मनुष्य का मुख्य व्यवसाय प्राचीन में जो था वो व्यापार और पशुपालन था, कृषि नहीं था। तो ये गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर इस हिसाब से डी सही हो जाएगा। और इसमें स्पष्ट भी हो गया है कि प्राचीन काल में कृषि मुख्य व्यवसाय नहीं था, बल्कि व्यापार एवं पशुपालन मुख्य व्यवसाय था। अगला क्वेश्चन है, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील निम्नलिखित में से कौन सी है? तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत में वो कौन सी झील है जहाँ मीठे की पानी की सबसे बड़ी झील है। तो वो जो झील है वो है वुलर झील है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, वुलर झील। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील वुलर झील है। यह जम्मू कश्मीर राज्य के बांदीपोरा जिले में स्थित है। मौसम के अनुसार इस झील का क्षेत्रफल 30 से 260 वर्ग किलोमीटर के बीच परिवर्तित होता रहता है। यह एक आर्द्र भूमि है। प्राचीन काल में इसे महापद्मसर के नाम से जाना जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि वुलर झील को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता है, यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो कौन से नाम से जाना जाता है? महापद्मसर नाम से जाना जाता है। वुलर झील को कौन से प्राचीन काल में वुलर झील को किस नाम से जाना जाता है? तो वो नाम है महापद्मसार। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, वुलर झील सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है जो डैश राज्यों में स्थित है। अभी हमने डैश जस्ट पीछे पढ़ा है, सेम वही क्वेश्चन है, बस इसमें राज्य पूछ दिया गया है। तो एक ही क्वेश्चन को देखिए कि दो बार पूछ दिया है। ये देखते हैं, कई बार 3 अप्रैल 2016 को सेकंड पाली में यह प्रश्न पूछा गया है। वही क्वेश्चन है, बस इसमें पूछा गया कि भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील निम्नलिखित में से कौन सी है। और यहाँ पूछ दिया गया है कि वुलर झील की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है जो कौन सी राज्य में स्थित है। यहाँ ये पूछ दिया गया कि ये कौन सी राज्य में स्थित है। तो हमने व्याख्या पढ़ी है। तो व्याख्या में दिया हुआ था कि जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो व्याख्या सेम पिछले क्वेश्चन के जैसे होगा। और ये क्वेश्चन 30 अप्रैल 2016 सेकेंड पाली में पूछा गया है। और इससे पहले वाले क्वेश्चन जो 3 अप्रैल 2016 में ही पूछा गया था, 3 अप्रैल को, ठीक उससे कुछ दिन बाद सेकेंड पाली में ही 30 अप्रैल को ही पूछा जाता है यह क्वेश्चन।
तो एक ही क्वेश्चन को देखिए कितनी बार घुमा घुमा के पूछता है, तो बहुत बार पूछ दिया जाता है ऐसे ऐसे क्वेश्चन। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, डैश झील एशिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झीलों में से एक है। सेम वही क्वेश्चन, बस फिर इसको भी घुमा दिया गया है। यह भी क्वेश्चन 19 जनवरी 2017 सेकंड पाली में पूछा गया है। तो देखिए एक ही क्वेश्चन को ये तीसरा तरीका है, एक ही क्वेश्चन को तीसरा तरीका फिर पूछ दिया गया है। तो वो कौन सा झील एशिया का सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है? तो वो झील है वो वुलर झील है। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। तो इसकी व्याख्या है, वुलर झील एशिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झीलों में से एक है। झील की लंबाई 16 किलोमीटर, चौड़ाई 7.6 किलोमीटर और औसतन गहराई 5.8 मीटर है। इस झील को वर्ष 1990 में रामसर स्थल का दर्जा दिया गया है। तो यह भी क्वेश्चन बन सकता है कि वुलर झील को किस स्थल का दर्जा दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा रामसर स्थल का दर्जा दिया गया है। तो देखिए दोस्तों, एक ही क्वेश्चन को 3 बार घुमा घुमा के पूछ दिया गया है। तो आइए अगला क्वेश्चन देख लिया जाए। तो दोस्तों क्वेश्चनों को थोड़ा ध्यान से देखिए, क्योंकि एक ही क्वेश्चन को कई बार पूछा गया है। तो थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा इसको। एक बार में ना समझ में आए तो दोबारा देखिए, तिबारा देखिए, जब तक समझ में नहीं आए तब तक ध्यान से देखते रहिए। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी झील स्लाइन सोड़ा झील है जो उल्कापात के प्रभाव में बुलधना जिले में बनी है? तो वो कौन सी झील है? स्लाइडन 16 है झीलें जो उल्कापात के प्रभाव से बुलधना जिले में बनी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोनार झील है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोनार झील। तो इसकी व्याख्या है, महाराष्ट्र के बुलधना जिले में स्थित लोनार झील खारे पानी की झील है। इसका निर्माण उल्कापिंड गिरने से हुआ है। तो ये भी इसमें क्वेश्चन बन जाएगा कि लोनार झील का निर्माण कैसे हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा, उल्कापिंड गिरने से लोनार झील का निर्माण हुआ है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से जो अलग या विषम है उसे चुनें। तो इसमें से वो चुनना है जो सबसे अलग है। तो इस क्वेश्चन में देखा जाए क्या सबसे अलग है, कौन ऐसा विकल्प है जो सबसे अलग है जिसका मेल किसी से नहीं खाता है? तो आइए देखा जाए, एक बार प्रश्न पहले पढ़ लिया जाए। निम्न में से जो अलग या विषम है उसे चुने। तो ऑप्शन दिया है, डल झील, सांबर झील, वेम्बनाथ झील, वुलर झील। तो ये जो है इसका सही हो जाएगा, सांबर झील हो जाएगा। क्योंकि प्रश्न क्योंकि डल झील, वुलर झील तथा वेम्बनाथ झील मीठे पानी की झीलें हैं, जबकि सांबर झील खारे पानी की झील है। डल झील तथा वुलर झील जम्मू कश्मीर राज्य में, वेम्बनाथ झील केरल में तथा सांबर झील राजस्थान में स्थित है। तो ये अलग क्यों हो जाएगा? क्योंकि यह सांबर झील जो है वो खारे पानी का झील है, वही डल झील, वेम्बनाथ झील और वुलर झील मीठे पानी का झील है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, हीराकुंड डैम किस नदी पर स्थापित किया गया है? तो इसमें पूछा गया कि हीराकुंड जो डैम है वो किस नदी पर स्थापित किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा वो महानदी होगा। तो हीराकुंड डैम नदी जो है वो महानदी पर स्थापित किया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, महानदी। इसकी व्याख्या है, हीराकुंड डैम यानी कि बांध। तो हीराकुंड बांध ओडिशा राज्य में महानदी पर बनाई गई महत्वाकांक्षी परियोजना है। बांध की लंबाई 4801 मीटर है तथा ऊंचाई 200 फीट है और यह विश्व की सबसे लंबा बांध है। तो ये ध्यान रखिएगा कि हीराकुंड बांध जो है वो विश्व की, ये नहीं कि केवल भारत की, विश्व में सबसे लंबा बांध है। तो ये क्वेश्चन भी ध्यान रखिएगा, कभी ये भी पूछ देगा कि विश्व की सबसे लंबा बांध कौन सी है? तो हीराकुंड बांध हो जाएगी। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हीराकुंड जलाशय किस नदी पर निर्माण किया गया है? देखिए सेम, हमने एक और उधर क्वेश्चन देखा था, दो दो तीन तीन तरीके से पूछा गया था। सेम वैसा ही फिर आ गया है सिचुएशन। फिर एक ही क्वेश्चन को दूसरे बार पूछ लिया गया है। यह भी 31 मार्च 2016 सेकंड पाली में पूछा गया है।
और ये 7 अप्रैल 2016 में पूछा गया है। ठीक 10 दिन बाद पूछा जा रहा है क्वेश्चनों को घुमा के। तो क्वेश्चन है कि हीराकुंड जलाशय किस नदी पर निर्माण किया गया है। तो अभी हमने पढ़ा है महानदी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा महानदी। तो व्याख्या सेम पिछले ही जैसा होगा। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कोयना बांध किस राज्य में स्थित है। तो कोयना बांध जो है वो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, महाराष्ट्र राज्य। तो इसकी व्याख्या है कोयना बांध महाराष्ट्र राज्य में कोयना नदी पर निर्मित है। इसके पीछे शिवाजी सागर झील निर्माण हुआ है। इस बांध से जल विद्युत उत्पादन का कार्य महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा किया जाता है। यानी कि इस बांध से जो है वो, यानी कि कोयना बांध से विद्युत उत्पादन का कार्य महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा किया जाता है। तो क्वेश्चन को भी ध्यान में रखिएगा, क्योंकि क्या पता कभी ये भी पूछ दे कि किस बांध से विद्युत उत्पादन का कार्य महाराष्ट्र राज्य में किया जाता है, या फिर ये भी पूछ दे कि महाराष्ट्र राज्य में किस बांध के द्वारा विद्युत बोर्ड द्वारा विद्युत उत्पादन किया जाता है। तो एक ही क्वेश्चन को कई बार घुमा घुमा के एग्जामिनर पूछ सकता है। तो क्वेश्चनों को थोड़ा ध्यान से देखें और अपने आप क्वेश्चनों को बनाएं। जैसे कि यहाँ क्वेश्चन मिल गया है कोयना बांध किस राज्य में स्थित है, तो इसको आप चाहें तो 2 तरीके से 3 तरीके से जैसे मर्जी, 2 से 3 तो बन ही जाएगा आराम से। तो आप आराम से 3 क्वेश्चन इसको बना सकते हैं। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अलमाटी बांध नदी पर बनी एक जल विद्युत परियोजना है। तो वो अलमाटी बांध जो है वो, अलमाटी बांध जो है वो नदी पर एक बनी विद्युत परियोजना है, वो है कृष्ण नदी। तो अलमाटी बांध कृष्ण नदी पर बनी एक जल विद्युत परियोजना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कृष्ण। अलमाटी बांध कृष्ण, इसकी व्याख्या है अलमाटी बांध कृष्ण नदी पर बनी एक जल विद्युत परियोजना है। नागार्जुन सागर बांध भी कृष्ण नदी पर निर्मित है। कावेरी नदी पर मैटूर बांध निर्मित है। तो देखिए दोस्तों, आज इतना ही क्वेश्चन रहने देते हैं, फिर कल अगले क्वेश्चन मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, आज हमने ज्योग्राफी के नदी, झील, प्रपात और परियोजना वाले टॉपिक को कवर किया है। जितने भी क्वेश्चन हमने पढ़ा है वो सारे क्वेश्चन एनटीपीसी के पिछले एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो फिर कल मिलते हैं एक और अगले नए टॉपिक के साथ। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर करें।